नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वर्टिकल फार्मिंग में सुधरेगा स्वास्थ्य और पर्यावरण। अच्छा लाभ लेने के लिए आम की तुड़ाई, पैकिंग और मार्केटिंग पर जानकारी। लगातार आबादी बढ़ने के साथ साथ खेती की जमीन भी कम होती जा रही है। कम होती कृषि योग्य भूमि को देखते हुए बहुत सी जगहों पर वर्टिकल खेती यानी खड़ी खेती का सफल प्रयोग किया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कम जगह में हाइड्रोपोनिक्स विधि द्वारा खेती करते हैं। शहरी क्षेत्रों में खेती करने का ये खास तरीका बड़ी तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। अगर सही तरीके से इस वर्टिकल फार्मिंग की जाए तो इसे बिजनेस का रूप भी दिया जा सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, अभी जो जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है, हम आप सभी लोग देख रहे हैं कि जिस समय हमें वर्षा चाहिए या जितना फसल के लिए आवश्यक तापमान चाहिए वह तापमान हमें मिल नहीं रहा है। परिणामतः हमारे फसल उत्पादन पे उसका कुप्रभाव पड़ रहा है। नित्य जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि की जोत छोटी हो रही है, सो हमें सीमित भूमि में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए हमें अनाज की आवश्यकता पड़ रही है। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे जल हो गया, भूमि हो गई, उसकी नित्य कमी होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण नए नए इंसेक्ट पेस्ट का प्रकोप फसलों में बढ़ा है या बाढ़ आ जाने पे हमारे कृषक बंधुओं को मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से हम अपने फसल उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी उत्पादकता को बढ़ा पाते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा पाते हैं। कृषि जोत सिकुड़कर अव्यवहारिक बन रही है और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधे को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में उगाया जाता है। ये लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इससे पौधे को अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ने और हर पौधों तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है। हमारी यह पारंपरिक अवधारणा थी कि पौधों के विकास के लिए मिट्टी बहुत ही आवश्यक है, जबकि वास्तविकता यह है कि मिट्टी वह आधार है जिसमें कि विभिन्न पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो नई विधा आई है उसमें हम पानी के अंदर ही विभिन्न घुलनशील जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ऐसी तकनीक जो बिना मिट्टी के जल के विभिन्न घोलों के द्वारा फसल उत्पादन की जो तकनीक है उसको हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं। एक अवधारणा है कि हाइड्रोपोनिक बस एक विधा है, जबकि हाइड्रोपोनिक के विभिन्न जो उनमें हम तकनीकों का प्रयोग करते हैं उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक विभिन्न तरह के होते हैं। चाहे वो एक्टिव फ्लाई सिस्टम कह ले, पैसिव फ्लाई सिस्टम हाइड्रोपोनिक सिस्टम कह ले, या वीक हाइड्रोपोनिक सिस्टम कह लें, या डीप वाटर कल्टीवेशन टेक्निक कह लें, फ्लड वाटर टेक्निक कह लें, या एनएफटी टेक्निक कह लें। यानी विभिन्न जो तकनीक है हाइड्रोपोनिक के अंदर में प्रयोग में लाए जाते हैं। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौधे उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है।
वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें 36 की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। हमें आवश्यकता होती है वो है, जो इसके अवयव हम कह लें, वो है हमारे पास एक पीवीसी पाइप या ग्रोइंग चेम्बर जिसमें कि हम पौधों को पैदा करते हैं। हमें रिजर्ववायर चाहिए, यानी जो पानी का स्रोत चाहिए जहाँ से हम जल लेते हैं। पानी उपलब्ध कराने के लिए सबमर्सिबल पंप की ज़रूरत होती है, डिलीवरी पाइप की ज़रूरत होती है, एयर पंप की, चूँकि उसमें जल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक पोषक तत्व है या पोषक यौगिक है, जल में उपलब्ध कराते हैं जिससे कि पौधा अपना विकास कर सके। बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि, इसके लिए जो हमारा पौधों के विकास के लिए जो आवश्यकता होती है वो है 25 से लेकर के 35 डिग्री के बीच में हमें तापमान को मेंटेन रखना होता है। और इस तकनीक का जो हमें मूल लाभ के रूप में अगर हम देखते हैं तो एक तो यह है कि हम जो अभी हमारे उपभोक्ता हैं, जो शहरी क्षेत्र के लोग जो स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए हैं, तो उन्हें ताज़ा फसल और हमेशा उपलब्ध चाहिए। तो शहरी क्षेत्रों में हम कम भूमि में इन फसलों को उपजा करके और किसानों को उपलब्ध करा पाते हैं, चाहे वो टमाटर हो, पालक हो, खीरा हो, शिमला मिर्च हो, मटर हो, स्ट्रॉबेरी है या फिर तुलसी, गाजर, मूली, खीरा, ऐसे सब्जियां हैं जिनकी सालों भर आवश्यकता होती है, बाजार में सालों भर मांग बना रहता है, तो हम उसको उत्पादन कर पाते हैं। तो एक तो हमारा है कि इस तकनीक का प्रयोग करने से जो पौधों की विकास की दर है वह भी 20 से 25% बढ़ जाती है, यानी कम समय में हमें पौधे उपलब्ध हो जाते हैं। साथ में हमारे समय की इसमें बचत होती है। उसके अलावा इसमें विभिन्न तकनीकों को अपना करके हम मल्टी लेयर में भी इसका कल्टीवेशन कर पाते हैं, यानी कम जगह में भी हम अधिक फसल का उत्पादन कर लेते हैं। सो अगर हम कुल मिलाकर अगर इसको हम देखते हैं तो यह तकनीक आज बाजार की और हमारे वातावरण की आवश्यकता है। यह तकनीक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। गोवा वगैरह में तो काफ़ी लोग इसको कर रहे हैं और आमतौर पे भी इस दिशा में एक चरण के रूप में लोग अपने छतों पे भी अब सब्जियों की खेती करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो यह आने वाला समय जो है इस तकनीक के लिए काफ़ी ही उज्जवल इसका भविष्य दिखाई पड़ रहा है और हमारे किसान के पास एक अच्छा विकल्प यह के रूप में यह आ रहा है, जिसको अपनाकर हमारे किसान भाई अच्छी आमदनी को प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में आम के बाग अधिकतर स्थानों पर देखे जा सकते हैं और जैसा कि अभी आम के बागों में फल तुड़ाई की अव्यवस्था है और कहीं कहीं इस समय फलों की तुड़ाई भी चल रही है। ऐसे में किसानों को फलों का अच्छा दाम मिले और इसके लिए फलों की तुड़ाई से लेकर मार्केटिंग तक किन किन बातों पर खास ध्यान देना है, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। किसान भाइयों जोहार। फलों का राजा आम, समय चल रहा है। अब हमें चाहिए गुणवत्तापूर्ण और पूरा रस और गुदा से भरपूर, बिल्कुल रसायन रहित। तो इसकी जब बात करने का मौका आता है तो हम कहते हैं कि दूसरी तरफ किसान, ये तो खाने वाले उपभोक्ता की बात हुई, दूसरी तरफ किसान को ज़्यादा से ज़्यादा जो उपजा रहे हैं आम को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो।
इस संदर्भ में हम बात करेंगे कि कैसे ग्राहक को अच्छी गुणवत्तापूर्ण आम मिले और दूसरे तरफ कैसे किसान जो उत्पादक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी मिले। किसान भाइयों, ज़्यादा पैसा पाने के लिए आपको जल्दी मार्केट पकड़ना होता है कि पहले अगर जो मेन आम की फसल होती है उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 20 रुपये 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ज़्यादा रेट मिल जाता है और बाद में भी ज़्यादा रेट मिलता है। बीच वाला में जहाँ आम बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसलिए कम रेट मिलता है। तो उस संदर्भ में हम बात करेंगे। अगेती किस्म के आम के फल अब मैच्योर हो रहे हैं, जिनकी तुड़ाई अब की जा सकती है और यह कार्य सावधानी से करने की जरूरत होती है जिससे फल चोटिल ना हो। साथ ही तुड़ाई के बाद फलों का स्टोरेज और पैकिंग भी ठीक से करें जिससे फलों की अच्छी क्वालिटी बनी रहे। पहले मार्केट पकड़ने के लिए हम कहते हैं कि जो भी आम है उसको हम कहते हैं ना फिजियोलॉजिकली मैच्योर्ड। जब आम का बढ़वार रुक जाए, पका नहीं हो, रुक जाए, अब उसका बढ़वार नहीं होगा, अब उसकी साइज में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो उस समय हम आम को तोड़ लेते हैं। और चूंकि आम जिस समय हम तोड़ते हैं उस समय गर्मी का मौसम होता है, इसलिए उसको हम फील्ड हीट हटाने के लिए हम कहते हैं ना वो गर्मी उसमें उसके अंदर जो गर्मी है उसको हटाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन भी चलेगा और आम की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। तो इसके लिए फील्ड हीट हटाने के लिए एकदम रनिंग वाटर में, तेज़ बहता हुआ पानी में उसको ठीक से धो लेते हैं। रगड़ करके नहीं, वो बहता हुआ पानी में धो लेते हैं। अपने आप उसमें जो धूल वगैरह होंगे या जीवाणु विषाणु होंगे ऊपर से लगे हुए वो सब धुल जाएंगे। उसके बाद फिर उसको हम रूम में ले लाते हैं और ठीक से फैन की हवा में उसको ठीक से फैला देते हैं, सुखा देते हैं। अब आम बिल्कुल आपका मतलब पानी रहित है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फील्ड हीट हटा लिया, उसके बाद हम टिश्यू पेपर लेते हैं और टिश्यू पेपर लेकर के हम उसको लपेटते हैं। आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, ब्लॉटिंग पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर का अच्छा रिजल्ट देखा गया है तो उसको लपेट लेते हैं। और कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स, मतलब उसको बोलते हैं ना, वो आजकल कार्टन जैसा आता है जो अंदर में मुड़ा रहता है, वो जल्दी टूटता नहीं है, तो अंदर में मुड़ा रहता है, उसको कोरुगेट CFB बॉक्स या कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स बोलते हैं। तो उसमें पैकिंग करते हैं। उसमें देखिएगा छोटा छोटा छेद बना रहेगा, साइड में छोटा छोटा छेद बना रहेगा, तो वो ज़रूरत के अनुसार ऑक्सीजन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट भी हो और ज़रूरत के अनुसार रहे, बाहर भी आए, इसके लिए हम रखते हैं। पूरा पैक कर देंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, अंदर वो आम सड़ने लगेगा, इसलिए वो कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स में छेद रहता है, तो उसमें हम पैक करते हैं। आपका ध्यान एक और जरूरी बात पर ले जाना चाहेंगे। अगर आप खुद ही फलों को पकाकर बेचना चाहते हैं या आपसे कोई व्यापारी फलों को पकाकर बेचता है तो फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कार्बाइड केमिकल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये मानव हेल्थ के लिए बहुत ही घातक है। FSSAI ने फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। एथिलीन लिक्विड और पाउडर के रूप में बाजार में उपलब्ध है और पिछले कई सालों से इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। और ग्रेडिंग करते समय हमको कैसा चाहिए, जैसे बड़ा साइज का चाहिए तो एक साइज, ये लगभग समान साइज का एक ग्रुप में रखते हैं, उसके बाद वाले साइज का एक ग्रुप में रखते हैं और छोटा साइज का एक ग्रुप में रखते हैं। ऐसे करके, या रंग के आधार पे या लश्चर मतलब चमक के आधार पे ऐसे करके ग्रेडिंग करते हैं ताकि आपको उपयुक्त आमदनी प्राप्त हो सके और उपयुक्त मूल्य उसका मिल पाए। अब उसमें कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स में जैसा आप अगर लपेट करके टिश्यू कल्चर से रखें तो लपेट करके रखिए। अगर आप कोटिंग किए हैं मोम से या तेल से तो उसको लपेट करके रखिए। तो ये अगर हम तरीका अपनाएं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी भी मिलेगी किसान भाइयों को, और दूसरी तरफ जो उपभोक्ता है, जो खाने वाले हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण फल भी मिलेगा आम का। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आज मिट्टी परीक्षण उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार हमारा और आपका स्वास्थ्य परीक्षण। जी हाँ, रसायनों का खेती में बढ़े हुए प्रयोग के कारण मिट्टी का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है। ऐसे में मिट्टी परीक्षण कर उसके रिपोर्ट के आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। तो चलिए मिट्टी परीक्षण पर तकनीकी जानकारी लेते हैं। मिट्टी जांच के जो सही समय है वो होता है कि हमारी खेत जब खाली रहता है, खास करके जैसे कि हमारे गेहूं का फसल अभी कटाई हो चुका है और हमारी ज़मीन अभी खाली पड़ा हुआ है, तो हम अपना ज़मीन की हेल्थ चेक करने के लिए हम मिट्टी जांच कर सकते हैं। मिट्टी जांच से हम लोगों को बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं जानकारी, जैसे कि मिट्टी में एसिडिटी हो, कम हो, ज़्यादा हो या नमक की मात्रा ज़्यादा हो, वो सब पता चलता है। देन हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसके लेवल कम है कि ज़्यादा है, वो भी हमको मालूम चलता है। किसान भाइयों, फसलों में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने और फसलों से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि आप मिट्टी की जांच करवाएं और मिट्टी की जांच के अनुसार ही मृदा में उर्वरकों का प्रयोग करें। अब मिट्टी जांच करने के लिए बहुत सारे चीज़ें को ध्यान पे रखना होगा, जैसे कि कोई भी खेत में जब फर्टिलाइज़र दिया जाए कम से कम 1 महीना बाद ही उस खेत से आप मिट्टी का नमूना आप निकाल सकते हैं। मेड़ के आजू बाजू से मिट्टी का सैंपल नहीं निकालना चाहिए और बारिश हो जाए तुरंत तो भी आप मिट्टी का सैंपल नहीं लेना चाहिए। 1 एकड़ की ज़मीन पे कम से कम आपको 5 से 7 जगह से मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करने के लिए पहले मिट्टी का जो ऊपरी भाग है वहाँ से जो फसल का अवशिष्ट है उसको हटाना चाहिए। अगर नहीं हटाएंगे तो उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा आ जाएंगे और फसल के अवशिष्ट हटाने के बाद वहाँ पे भी शेप का आपको गड्ढा खोदना चाहिए। इसके बाद भी शेप के दोनों साइड से लेयर के हिसाब से आपको मिट्टी कलेक्ट करना चाहिए। कम से कम एक जगह से 1 किलो की मिट्टी कलेक्ट करना चाहिए। तो 1 एकड़ के खेत में अगर 7 जगह से आप मिट्टी कलेक्ट करेंगे तो कम से कम 5 से 7 किलो मिट्टी इकट्ठा हो जाएगा। इसके बाद पूरे मिट्टी को एक जगह लेके मिक्स करके उसको छाँव में सुखाना है। सुखाने के बाद इसको क्वार्टरिंग प्रोसेस के हिसाब से उसको मिट्टी को कम करते करते आपको कम से कम 1 किलो की सॉयल सैंपल आपको रेडी करना होता है। मृदा का नमूना लेने के लिए जरूरी है कि आप मेड़ के नीचे से घास फूस वाले स्थान से पेड़ के नीचे मिट्टी का नमूना नहीं लेवे। नमूना लेने के बाद मिट्टी को एक जगह एकत्रित करके आपस में मिला देते हैं और इसके बाद इसके 4 भाग कर लेते हैं। इसमें से 2 भागों को हटा देते हैं और 2 भागों को फिर से आपस में मिला देते हैं। ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक आधा किलो तक मिट्टी नहीं रह जाए। मिट्टी जांच करने के लिए आप नज़दीकी किसी विज्ञान केंद्र में आप संपर्क कर सकते हैं या फिर आपके नज़दीकी कोई भी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर हो वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके आसपास में है तो वहाँ से आप मिट्टी जांच कर सकते हैं। मिट्टी जांच कम से कम 3 साल में एक बार आपको करना ही चाहिए। सॉयल हेल्थ कार्ड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सॉयल हेल्थ कार्ड देख के आपको आपकी ज़मीन के लिए कौन सा फसल सबसे बढ़िया रहेगा और कौन सा फसल में किस मात्रा में पोषक तत्व का एप्लीकेशन करने से बढ़िया फसल आएगा, वो सब चीज़ आपको मालूम चलेगा। तो सॉइल हेल्थ कार्ड का होना आपके पास बहुत ही अनिवार्य है, जिसमें आपकी जो इनकम है वो दुगना होने के लिए बहुत सहायता आपको प्राप्त होगा। किसान भाइयों, फसलों में उर्वरकों का इस प्रकार से उपयोग करना है कि फसलों में इनका उपयोग आसानी से किया जा सके और फसलों से अधिक उपज लिया जा सके। और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने से किसान अनावश्यक खर्च से भी बच सकते हैं। कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। कभी कभी हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाद यूज़ करते हैं और उससे हमारा जैसे कि आर्थिक लॉस भी होता है और साथ में पर्यावरण में उसका जो दुष्प्रभाव है वो भी बहुत बढ़िया से पड़ता है। तो मिट्टी जांच के ऊपर ही बेस करके हम लोगों को अपना खेत में जो भी खाद देना चाहिए वो देना ज़रूरी है।
मिट्टी जांच करके आप अपना जो लागत है उसको भी कम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 100 केजी नाइट्रोजन का ज़रूरत है और आपने ब्लैंकेट एप्लीकेशन कर दिया, जैसे कि आप पहले से करते आ रहे हैं 150 केजी नाइट्रोजन का कोई भी फसल के लिए, तो इसमें आपका लॉस हो जाता है। तो इसीलिए आपको जितना ज़रूरत है आपके पौधे के लिए, आपके खेत के लिए खाद, उतना ही आप इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या होता है कि फसल का जो स्वास्थ्य है वो भी बढ़िया रहता है, उसका फलन भी अच्छा रहता है और आपका जो लागत है वो भी कम रहता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव गंगौरा, जिला बक्सर के मोहन लाल ने। आपने कड़कनाथ मुर्गी के पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मुर्गी पालन एक समय पर कृषि विज्ञान केंद्र में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही राज्यों के पशुपालन विभाग से भी आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।